हेलो एवरीवन। अभी तक हमने गैसीय अवस्था में जो टॉपिक्स किए थे वो सब के सब आदर्श गैस से संबंधित थे। गैसों का नियम क्या है, कौन कौन से नियम हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हमने की। तो वो भी जो है वो एक आदर्श गैस के लिए थी। उसके बाद हमने गैसों का गतिक समीकरण किया, उनसे गैस नियमों की व्युत्पत्ति की और इसके बाद हमने मैक्सवेल का आणविक वेगों के वितरण का नियम किया, टक्कर संख्या क्या होती है, औसत मुक्त पथ क्या होता है। ये सब के सब जो टॉपिक्स थे वो एक आदर्श गैस से रिलेटेड थे, आदर्श गैस से संबंधित थे। आदर्श गैस को हमने जैसे पहले डिफाइन किया था कि ये वो गैस होती है जो दाब और ताप के सभी मानों पर गैस समीकरण, आदर्श गैस समीकरण का पालन करती है। लेकिन वास्तविकता में कोई भी गैस आदर्श गैस नहीं होती है। कुछ प्रेशर्स पर या कुछ टेम्परेचर्स पर हो सकता है कि गैस एक आदर्श गैस के आसपास व्यवहार करे, लेकिन ऐसी कोई भी गैस नहीं है जो सभी दाब और सभी ताप पर आदर्श गैस नियमों का पालन करती हो। ऐसी गैसेस को हम वास्तविक गैस या रियल गैस कहते हैं। तो आज हम वास्तविक गैसों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखें कि कोई भी गैस आदर्श व्यवहार से किस तरह से कितना डेविएट हो रही है, कितना वो विचलन दिखा रही है, इसे कैसे हम मापेंगे। तो उसके लिए एक व्यंजक है, एक फैक्टर है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, जिसको हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमें मालूम है एक आदर्श गैस के लिए आदर्श गैस समीकरण है PV = nRT। यदि गैस का एक मोल हम कंसिडर करें तो n का मान 1 होगा और PV बराबर होगा RT के। तो PV/RT हो जाएगा 1 के बराबर, यानी PV और RT का अनुपात 1 इकाई होता है आदर्श गैस के लिए। लेकिन वास्तविक गैस के लिए ये अनुपात जो है वो 1 के बराबर नहीं होता है। इसको हम लेते हैं Z के बराबर, और ये Z जो है ये कहलाता है संपीड़िता व्यंजक या कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। Z का मान 1 से जितना ज़्यादा अलग होगा उतना ही उस गैस का आदर्श व्यवहार से विचलन ज़्यादा होगा। 1 के आसपास अगर Z का मान है, इसका मतलब जो गैस है वो लगभग आदर्श गैस की तरह व्यवहार कर रही है। तो गैसों का Z मान किस तरह से दाब के चेंज होने के साथ चेंज होता है, उसके लिए हम कुछ कर्व्स की स्टडी करते हैं, कुछ वक्र का अध्ययन करते हैं। ये कर्व खींचे गए हैं दाब और संपीड़िता व्यंजक के बीच में, प्रेशर और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के बीच में ये कर्व्स खींचे गए हैं, और इस तरह के कर्व्स को कहा जाता है अमेगट कर्व, अमेगट वक्र, दाब और संपीड़िता व्यंजक के बीच के वक्र, Z और P के बीच के। तो जो लेफ़्ट साइड पर आप कर्व देख रहे हैं उसमें आप नोट करेंगे कि X एक्सिस पर है दाब वायुमंडल में और Y एक्सिस पर है Z यानी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। यहाँ पर Y एक्सिस पर मैंने जो ग्रेडेशन किया है 0.5, 1, 1.5, 2.0 और 1 पर Z का मान जहाँ 1 है वहाँ एक डॉटेड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, आपको क्षैतिज लाइन जो है वो आपको दिखाई दे रही है। ये है एक आदर्श गैस के लिए Z का मान, जो कि सभी दाब पर 1 इकाई के बराबर होना चाहिए। एक्चुअली गैसेस जो हैं वो Z का मान दाब के चेंज होने के साथ साथ कैसे कैसे दिखा रही हैं, उसके लिए हमने यहाँ पर 4 गैसेस के कर्व्स ड्रॉ किए हैं: कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और हीलियम।
सबसे पहले हम लेते हैं सबसे नीचे वाला कर्व, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के लिए है। पी के चेंज होने के साथ, वायुमंडलीय दाब के बढ़ने के साथ साथ आप देख रहे हैं कि Z का मान पहले धीरे धीरे कम हो रहा है, 1 से कम होता जाता है। उसके बाद एक निश्चित मान के बाद यह तेज़ी से बढ़ता है। जब Z का मान 1 से कम हो रहा है, इसका मतलब उस गैस की संपीड़ितता, उसकी कंप्रेसिबिलिटी आदर्श गैस से ज़्यादा है। कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होने का मतलब वह गैस आसानी से द्रवित की जा सकती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ईजिली लिक्विफाइबल गैसेस में आती है, क्योंकि इसका Z का मान दाब के एक सफिशिएंट रेंज में इसका मान जो है वो 1 से कम है, जैसे कि आप इस कर्व में देख सकते हैं। तो Z का मान, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है वो पहले दाब के बढ़ने के साथ कम होता है, और उसके बाद हम दाब को अगर और अधिक बढ़ाते हैं तो यह तेज़ी से बढ़ता है। इसी तरह से इसके ऊपर वाला कर्व है नाइट्रोजन के लिए। इसमें भी आप यही ट्रेंड देख रहे हैं कि पहले Z 1 से कम हो रहा है और उसके बाद ये बढ़ रहा है। सभी गैसेस, लगभग सभी गैसेस जो हैं वो इसी तरह का ट्रेंड दिखाती हैं कि Z का मान पहले 1 से कम और उसके बाद दाब के बढ़ने के साथ साथ एक निश्चित मान के बाद Z का मान 1 से बढ़ जाता है, सिवाय 2 गैसेस के, हाइड्रोजन और हीलियम। इन 2 गैसेस का आप देख रहे हैं यहाँ पर कि Z का मान लगातार 1 से ज़्यादा है। किसी भी दाब पर इनका Z का मान 1 से कम नहीं होता है। ऐसी गैसेस जो हैं उनमें कंप्रेसिबिलिटी, उनकी संपीड़ितता आदर्श गैस से कम होती है और इन्हें आसानी से द्रवित नहीं किया जा सकता। तो हाइड्रोजन और हीलियम का द्रवण मुश्किल से होता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और इस तरह की अन्य गैसों का द्रवण आसानी से हो जाता है। तो गैसों का बिहेवियर दाब के बढ़ने के साथ हमने यहाँ देखा। अब हम ये देखते हैं कि ताप का, टेम्परेचर का Z के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसके लिए हम कोई एक गैस लेते हैं, जैसे हमने राइट साइड वाला जो कर्व लिया है वो है नाइट्रोजन गैस के लिए। यहाँ हमने Z और P के बीच के कर्व जो हैं, अमेगट कर्व्स जो हैं, वो अलग अलग ताप पर ड्रॉ किए हैं। सबसे नीचे वाला कर्व अगर हम देखें तो वो है -70 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ट्रेंड क्या है कि पहले Z का मान दाब के बढ़ने के साथ साथ कम हो रहा है, एक डिप आता है एक स्पेसिफिक वैल्यू पर, और उसके बाद अगर हम दाब बढ़ाएं तो ये बढ़ता है। इसी का कर्व -25 डिग्री सेंटीग्रेड पर देखें तो ये कर्व -70 वाले से ऊपर है। शेप वही है, पहले टेम्परेचर के दाब के बढ़ने के साथ साथ Z का मान कम हुआ और उसके बाद बढ़ा, लेकिन ये कर्व थोड़ा ऊपर है। थोड़ा ऊपर होने का मतलब Z का मान का डिफरेंस 1 से वो थोड़ा कम हुआ, यानी ताप थोड़ा बढ़ा तो विचलन थोड़ा कम हुआ। इसी तरह से 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप देख रहे हैं कि ये कर्व और ऊपर आ जाता है, यानी 1 के और पास आ जाता है। तो ताप के बढ़ने के साथ साथ आदर्श व्यवहार से विचलन जो है वो कम हो रहा है नाइट्रोजन गैस का। अब हम देखते हैं कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये कर्व कैसा है। 50 डिग्री पर आप देखिए कि लगातार ये जो कर्व है ये है तो Z1 की लाइन से थोड़ा ऊपर, लेकिन लगभग 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक ये काफ़ी कुछ आदर्श रेखा के पास चल रहा है, काफ़ी पास है। इसका मतलब इस रेंज में, यानी 0 से 200 एटमॉस्फेयर तक 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर नाइट्रोजन गैस आदर्श गैस की तरह बिहेव करती है। ठीक, फिर जैसे जैसे दाब और बढ़ता है इसका विचलन थोड़ा बढ़ता है। ये जो
टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर जिस पर कोई गैस दाब के पर्याप्त परिसर में बॉयल के नियम का पालन करे, वो कहलाता है बॉयल ताप। जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन गैस के लिए बॉयल ताप है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि इस टेम्परेचर पर ये काफ़ी अच्छी सफिशिएंट रेंज में, प्रेशर की अच्छी रेंज में ये बॉयल के नियम का पालन कर रही है। तो हर गैस के लिए बॉयल टेम्परेचर अलग अलग होता है। जैसे हाइड्रोजन और हीलियम के लिए बॉयल टेम्परेचर काफ़ी कम है, -165 और -240 डिग्री। तो हर गैस के लिए ये बॉयल ताप जो है वो अलग अलग होता है। तो ये तो था थोड़ा सा ये आइडिया कि हम कैसे मापते हैं कि कोई गैस आदर्श गैस के व्यवहार से कितनी विचलित हो रही है, डेविएशन कितना है। z का मान 1 से जितना ज़्यादा डिफ़र करता है, ये डेविएशन इसका मतलब उतना ही ज़्यादा है। तो 1 से हम डिफरेंस निकाल लेते हैं z का, ये डिफरेंस जितना ज़्यादा उतना विचलन ज़्यादा। अब कैसे हम इसको एक्सप्लेन करें कि क्यों जो गैसें हैं वो गैस नियमों का पालन नहीं कर रही हैं, इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये जो नियम हैं, हमने जैसे पहले कहा कि अणुगतिक सिद्धांत पर आधारित है, गैसों के अणुगतिक सिद्धांत पर। तो अगर कोई गैस आदर्श व्यवहार नहीं कर रही है, उससे विचलन दिखा रही है, तो इसका मतलब है कि अणुगतिक सिद्धांत की जो मूल अभिधारणाएं हैं, जो मेन पोस्टुलेट्स हैं, उनमें कहीं कोई कमी है जिसमें हमें संशोधन की ज़रूरत है। तो देखते हैं कि कहाँ हमें कुछ मॉडिफिकेशन चाहिए। तो सबसे पहले लेते हैं अणुगतिक सिद्धांत का फर्स्ट पोस्टुलेट, प्रथम अवधारणा, जो कि ये कहता है कि सामान्य परिस्थितियों में, यानी नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर, गैस के अणुओं का आयतन गैस द्वारा घेरे गए कुल आयतन की तुलना में नगण्य होता है। ठीक, यानी जो गैस जितना आयतन घेर रही है वो बहुत बहुत ज़्यादा है गैस के अणुओं के एक्चुअल वॉल्यूम से। अब ये जो एजम्पशन है, ये टेम्परेचर और प्रेशर की नॉर्मल कंडीशंस में तो सही है, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर, यानी रूम टेम्परेचर पर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, गैस के अणुओं का वास्तविक आयतन गैस द्वारा घेरे गए कुल आयतन का केवल 0.014% होता है। यानी अगर गैस 1000 ml वॉल्यूम घेर रही है, तो जो अणुओं का आयतन है वो केवल कितना होगा, 0.14, यानी क्योंकि ये 0.014% है, 100 ml में 0.014 ml, तो हम इसे बड़ी आसानी से निगलेक्ट कर सकते हैं, बहुत कम है। लेकिन अगर मान लीजिए हमने दाब को 10 गुना बढ़ा दिया, या हमने मान लीजिए 100 गुना बढ़ा दिया, 100 वायुमंडलीय दाब कर दिया, तो गैस के अणुओं का आयतन तो बदलेगा नहीं, लेकिन गैस द्वारा घेरा गया आयतन 100 गुना कम हो जाएगा संपीड़ितता के कारण, क्योंकि कंप्रेस हो जाएंगी। तो अब ये अनुपात क्या हो जाएगा, 100 गुना अगर हमने प्रेशर बढ़ाया तो ये हो जाएगा 1.4%। गैस के अणुओं का आयतन गैस द्वारा घेरे गए कुल आयतन का 1.4% हो जाएगा। और अगर हमने प्रेशर 1000 गुना बढ़ा दिया तो ये हो जाएगा 14%। अब 100 ml में 14 ml हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, सही। तो जैसे जैसे, कहने का मतलब जैसे जैसे हम दाब बढ़ाएंगे, हमको अणुओं के आयतन को भी अकाउंट में लेना पड़ेगा, क्योंकि वो अब नगण्य नहीं है। और यही स्थिति
हम ताप को जब कम करते हैं तो होती है। ताप के कम करने का भी इफ़ेक्ट वही होता है जो दाब के बढ़ाने का होता है। टेम्परेचर जब हम कम करते हैं तो गैस द्वारा घेरा गया आयतन कम होता है, तो वही रिज़ल्ट होता है कम ताप पर भी। तो अधिक दाब और कम ताप पर हम अणुओं के आयतन को नगण्य नहीं मान सकते। तो पहली ये अवधारणा जो है ये हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पर वैलिड नहीं होगी। अब हम आते हैं दूसरी अवधारणा पर। वो ये कहती है, दूसरी अवधारणा ये कहती है काइनेटिक थ्योरी की कि गैस के अणुओं के बीच अंतर आणविक बल नगण्य होते हैं, यानी कोई आकर्षण बल अणुओं के बीच में नहीं होगा। अब ये कंडीशन भी नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर सही है, क्योंकि अधिक ताप या नॉर्मल ताप और नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर अणुओं के बीच में दूरी काफ़ी ज़्यादा होती है, और दूरी अधिक होती है तो उनके बीच में आकर्षण बल बहुत कम होता है, जिसको हम इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम दाब बढ़ाते हैं या ताप कम करते हैं, अणुओं के बीच की दूरी कम होने लगती है और उनके बीच आकर्षण बल सक्रिय हो जाते हैं, और उन स्थितियों में हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो जो ये पोस्टुलेट था कि अणुओं के बीच में, गैस के अणुओं के बीच में आकर्षण बल नगण्य होते हैं, ये भी केवल नॉर्मल ताप और दाब पर वैलिड है। जैसे जैसे दाब बढ़ता है या ताप कम होता है, यहाँ अणुओं के बीच में आकर्षण बल उत्पन्न होने लगता है, जिसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इन दो पोस्टुलेट की वजह से गैसों का वास्तविक व्यवहार जो है वो उनके आदर्श व्यवहार जैसा नहीं होता है, उससे वो विचलन दिखाता है। इस कारण जो काइनेटिक थ्योरी है गैसेस की, उसमें कुछ संशोधन की ज़रूरत महसूस हुई। तो इसके बाद वॉन डर वॉल ने आदर्श गैस समीकरण में कुछ संशोधन किया, कुछ मॉडिफिकेशन किया और एक नया समीकरण डिराइव किया, जिसे हम वॉन डर वॉल समीकरण के नाम से जानते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है वॉन डर वॉल समीकरण, जिसे हम कल डिस्कस करेंगे।